T9 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है साथियों। राम राम। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है साथियों। तो घना दिना से बाढ़ नाड़ रहा था, तो आज आखिरकार जो CT 2024 है उसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो गई। तो भाइयों, बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त की आप सभी के लिए कि जो तैयारी कर रहे थे जो भाई और बहन, उनके लिए अच्छी खबर है ये। घनी बाढ़ नाड़ी CT की, तो आखिरकार CT आई गई। तो इस वीडियो में हम आपको जो विस्तृत विज्ञप्ति है उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो जानकारी के अंदर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या है, आयु, फीस, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो लंबो हो जाओगे वीडियो, लेकिन पूरा देखना चाहिए ना, जब भी समझ में आएगी ये चीज़ें। नहीं तो बीच में अगर आप बंद कर दोगे तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब मैं ये नहीं करा कि आप वीडियो देखो चाहे मत देखो, लेकिन जो विज्ञप्ति है उसका आप विस्तृत अध्ययन करें और उसके बाद ही आप जो फॉर्म है वो भरें। तो देखिए साथियों, समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल है स्नातक स्तर की, उसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है उसमें देखिए कुल टोटल 11 भर्तियां हैं। तो उनके लिए CT ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। तो देखिए पहली इसमें राजस्थान होमगार्ड और अधीनस्थ जो सेवा है उसकी प्लाटून कमांडर, इस पद पर इससे भर्ती होगी। फिर राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसमें जिलेदार और पटवारी को इसमें शामिल किया गया है। दूसरे नंबर का जो विभाग है वो राजस्थान अभियांत्रिकी और अधीनस्थ सिंचाई सेवा, जिसमें जिलेदार और पटवारी। फिर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, उसके जो कनिष्ठ लेखाकार है उसकी भर्ती की जाएगी। राजस्थान राजस्व लेखा और अधीनस्थ सेवा, तहसील राजस्व लेखाकार, इसकी भर्ती की जाएगी। फिर उसके बाद में है राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसमें पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की भर्ती की जाएगी। उसके बाद में राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, इसमें पर्यवेक्षक की भर्ती की जाएगी। फिर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, इसमें उप जेलर की भर्ती की जाएगी। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, इसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। फिर राजस्थान राजस्व भूलेख भूप्रबंध और उपनिवेश अधीनस्थ सेवा, इसमें पटवारी की भर्ती की जाएगी। राजस्थान पंचायती राज, इसमें ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो उसकी भर्ती की जाएगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा, इसमें कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती की जाएगी। तो इस प्रकार से 11 प्रकार की भर्तियां इसके अंदर की जाएगी। तो देखिए आगे हम देखते हैं इसमें जो सामान्य दिशा निर्देश हैं इस प्रकार से हैं कि जो स्नातक समान पात्रता परीक्षा है वो एक पात्रता परीक्षा है मात्र, तो इसमें कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। दूसरा, इसके अंदर समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो इसकी जो वैलिडिटी है CT 2024 की वो 1 वर्ष है। इसमें पहले संभावना थी कि इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाई है। 1 वर्ष के लिए ये मान्य रहेगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा, यानी कितनी बार आप CT की परीक्षा दे सकते हैं। और अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। यदि किसी समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई हो और पूर्व समान पात्रता परीक्षा स्नातकोत्तर 2022 की स्कोर की अवधि परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से समाप्त हो चुकी है। तो 2022 थी वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है, उसकी पात्रता जो वैलिडिटी थी वो। अब इसके अंदर जो उच्चतम स्कोर है वो मान्य होगा 2024 का। इसके अंदर जो समान पात्रता परीक्षा में इस बार बदलाव किया है
कि सीईटी स्नातक स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तो वो पात्र नहीं होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% तक स्थलीकरण उपलब्ध रहेगा। तो इसमें देखिए जो सामान्य वर्ग ओबीसी इनके लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जबकि SC ST के लिए 35% मार्क्स आना जरूरी है। और समान पात्रता परीक्षा 2024 में उल्लिखित पद की भर्ती के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव आदि वही होगी जो उस भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में विभिन्न है। अगला पॉइंट है इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस बार आपको खुद के मोबाइल से इसमें ऑनलाइन नहीं करना है, आपको ई मित्र वाले के पास में जाना ही पड़ेगा। अब पहले तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर लेते थे, लेकिन इस बार आपकी फ़ोटो खींचेगी तो फ़ोटो भी लाइव खींचेगी। तो लाइव फ़ोटो केवल कंप्यूटर से, और उसके बाद में जो आपकी हैंडराइटिंग के नमूने हैं, हस्ताक्षर है, बाकायदा इस पर अपलोड होंगे। तो इसलिए ई मित्र पे आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म भरने के लिए SSO ID की ज़रूरत होगी। तो SSO ID जिनकी नहीं है तो SSO ID बना ले। SSO ID के बाद में OTR जनरेट करना है। तो OTR महत्वपूर्ण है साथियों इसमें। तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको शुल्क भी जमा करवाना होगा और साथ ही इसमें जो डाटा है वो आपको भरना होगा। तो OTR आप आधार कार्ड से अगर आपका सही है बिल्कुल तो उससे मैच कर सकते हो डाटा, अगर नहीं है तो आप वैसे ही डाटा उससे मैच करवा सकते हो। तो देखिए इसमें जो ऑनलाइन करने के लिए rssb.rajasthan.government.in या rsmssb.rajasthan.government.in पर भी अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके आप, या फिर sso.rajasthan.government.in से लॉगिन के उपरांत जो सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। फिर अप्लाई नाउ पर जाना होगा और उसमें यदि OTR बना हुआ नहीं है तो भर्ती में आवेदन करने से पहले सर्वप्रथम OTR जनरेट करना होगा और पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा। तो देखिए जिन साथियों ने पंजीयन शुल्क जमा करवा दिया है उनके लिए दोबारा पंजीयन शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा। यदि OTR द्वारा एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपनी श्रेणी रिजर्व और अनरिजर्व में क्लिक करके और जो सारा डाटा भर करके और इसके अंदर आपको फीस जमा करवानी है। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से OTR से अभ्यर्थियों की लाइव फ़ोटो खींचकर दर्ज किए जाने हेतु स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय किया गया है। तो इस बार बहुत बड़ा बदलाव है कि आपकी एक तो फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो है वो उसमें अपलोड की जाएगी और साथ ही जो हस्तलिपि यानी हैंडराइटिंग का नमूना भी लिया जाएगा। तो जिन साथियों का पूर्व में OTR बना हुआ है तो OTR को अपडेट करना होगा और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम OTR पर आप जाएंगे तो इसमें स्क्रीन पर OTR के eKYC में लाइव फ़ोटो के अंतर्गत टेक फ़ोटो का बटन मिलेगा और कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की फ़ोटो ले सकेगा। तो इसमें देखिए आपको सीधे बैठना है और पलकों को झपकना है। पलके आप झपकोगे और सीधे सट बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक कैमरा है कंप्यूटर से वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा और उसके अंदर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में लाइव फ़ोटो नमूने को एक बार सबमिट KYC करने के बाद में बदला नहीं जा सकेगा। आपको फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में यदि फ़ोटो आपकी सही नहीं आ रही है तो तुरंत दोबारा उसमें फ़ोटो कैप्चर कर लें आप, और फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अच्छी फ़ोटो आप देख करके ही उसको सबमिट करें। दूसरा इसके अंदर हस्तलिपि के नमूने अपलोड करवाए जाएंगे। तो OTR स्क्रीन पर हैंडराइटिंग के अंतर्गत स्पेशल सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड पर निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा
तो आपको वहीं कंप्यूटर पर जो प्रारूप है वो डाउनलोड करके और उसमें हस्तलिपि का जो आपका जो भी उसके अंदर मैटर मिलता है वो लिख करके आपको निर्देशों अनुसार हस्तलिपि में हैंडराइटिंग में भरकर SSO ID OTR नंबर भर करके और हस्ताक्षर करके OTR EU KYC के हैंडराइटिंग सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन करके और अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। इस बार बहुत बड़ा बदलाव है कि एक तो लाइव फ़ोटो आपकी कैप्चर होगी, दूसरा आपका हैंडराइटिंग का नमूना लिया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप बिल्कुल सही करें। और उसके बाद में OTR को पूरा करने के बाद SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। तो आवेदन में नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। और साथ ही इस बार एक और इसमें चेंज किया है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दर्द से विजिबल बॉडी मार्क्स भरना अनिवार्य है, कि आपके जो शरीर पे कोई ऐसा चिन्ह हो, जैसे दाएं घुटने में चोट का निशान, बाएं अंगूठे में चोट का निशान पैर के, या कहीं भी कोहनी में जो भी आपके निशान हैं वो आपको अनिवार्य रूप से इसके अंदर भरना है। तो इसमें देखिए जो सत्यापन आपको करना है आवेदन पत्र में, वो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड द्वारा सत्यापन करना है। तो आधार कार्ड अगर आप आधार कार्ड से OTR जनरेट करते हैं तो किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। आधार कार्ड का डाटा फेच होते ही आपके OTP आ जाएगा और उससे आपका सत्यापन हो जाएगा। अगर आप जन आधार कार्ड के माध्यम से OTP जनरेट करते हैं तो आपको आधार नंबर और डेटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा आधार नंबर से। और यदि आधार कार्ड भी नहीं है और तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद में निम्नलिखित 3 में से एक विकल्प भरकर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करेगा। आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो फिर मूल प्रमाण पत्र विकल्प, मूल प्रमाण पत्र जो भी है उसका क्रमांक दर्ज करेगा और फेच बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र से डाटा सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प, तो आप डिजी लॉकर है उससे 10वीं की जो मार्कशीट है उससे आप डाटा फेच कर सकते हैं। तो उसमें 10वीं के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष का दर्ज करना होगा और वो सत्यापित करनी होगी। और यदि उपरोक्त किसी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसको एक घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। अब ये सारी चीज़ें आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से विकल्प में से आपको एक का चयन करके और आपका जो डाटा है उसको मैच करना है, आपकी पहचान मैच करनी है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी आपके मैच नहीं हो रहा, दोनों में से ऊपर की, तो तीसरा आपको घोषणा करनी है। परीक्षा के दिन आपका डाटा वहाँ आपकी पहचान की जाएगी। इसमें जो आपको डाटा है तो वो बिल्कुल आपको देख करके भरना है। सूचनाएं जो भी आप भरोगे इसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो जो डाटा है उसको आप बिल्कुल जांच करके भरें, क्योंकि इसमें दोबारा संशोधन नहीं किया जाएगा। ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती को भी आवेदक की गलती ही मानी जाएगी, इसलिए आप ई मित्र वाले पर आंख मूंद करके विश्वास न करें। ई मित्र वाला यदि आपका फॉर्म भरा है तो आप उस फॉर्म की जांच करें, जांच करने के बाद ही आप उसमें आगे बढ़ें। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा और इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर के अपने पास में सुरक्षित रखना है। तो जो पंजीयन शुल्क करवाने के लिए जो पोर्टल है उसी का आपको माध्यम का चयन करना है। और आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें और इसे बदलें नहीं। आपके पास जो परमानेंट मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वही आपको लगानी है, इसको बदलना नहीं है, क्योंकि जो भी सूचनाएं भेजी जाती है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। दूसरा, आपके SSO ID ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से बनेगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिस पे OTP आ सके, जा सके, नहीं तो आपकी जो SSO ID है वो खुल नहीं पाएगी। आवेदक को खुद की SSO ID से ही फॉर्म भरना है, दूसरे की SSO ID से भरा गया फॉर्म अमान्य हो जाएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। और यदि आवेदन
जो पत्र क्रमांक है, एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को फाइनल सबमिट नहीं होना माना जाएगा। तो आपको बिल्कुल पूरी फाइनल सबमिट इसको करना है। अब आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये नीचे नंबर दे रखे हैं जिन पे आप फ़ोन करके और कोई भी आपकी समस्या है तो उसका आप समाधान करा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आवेदक द्वारा ऑनलाइन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से फर्दर डिग्री डिप्लोमा को मान्य नहीं किया जाएगा, इसलिए सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरें। तो देखिए, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि आप ऑनलाइन आवेदन में जो भी शैक्षणिक योग्यता भरेंगे वो ओरिजिनल रहेगी। अब उसके बाद में आपके पास क्या है क्या नहीं है वो बोर्ड मान्य नहीं करेगा। जो आपने फाइनल सबमिट करी है उससे पहले आप एक बार जांच कर लें कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो सही भरी हुई है, क्योंकि बिल्कुल ये बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता भरोगे तो उसको ओरिजिनल मानेगा, उसको सत्य मानेगा, और जो आपके पास है वो कुछ भी हो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सोच समझ करके और देख करके फॉर्म अप्लाई करें। देखिए, इसमें जो पंजीयन शुल्क है वो एक बार का है, तो जिन्होंने पहले जमा करा चुके हैं उनके लिए दोबारा शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल जो OTR है उसमें KYC करनी होगी, अपडेट करना होगा, और बाकी जो पहली बार कर रहे हैं OTR जनरेट तो उनके लिए जो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनके लिए 600 रुपये, और इसके अलावा जितने भी हैं उनके लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांग SC ST इनके लिए तो ये शुल्क रहेगी 600 रुपये और 400 रुपये। देखिए, इसमें विभिन्न जो कैटेगरियां हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है जो राज्य सरकार के नियम अनुसार है। अब इसमें एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के पश्चावर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रगणित किया जाएगा। तो 3 वर्षों के लिए उनको आगे वाले जो अभ्यर्थी हैं, पीछे की जो भर्तियां हैं उनमें से उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और 3 वर्ष के बाद में अगर उनमें जो पद हैं उनमें रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। 3 साल तक उनको देखा जाएगा, अगर उसमें कैंडिडेट उपलब्ध होते हैं तो आगे 3 सालों के लिए अग्रगणित किया जाएगा, यानी आगे की भर्तियों में उन पदों को अंकन किया जाएगा। उसके बाद में यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो 3 साल के बाद में जो सामान्य प्रक्रिया है उनके अभ्यर्थियों से वो पद भरे जा सकेंगे। फिर जो महिलाओं का जो आरक्षण क्षैतिज है उसके अंदर जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, और 30% महिलाओं का आरक्षण इसमें देय होगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आरक्षित पद हैं उनके पात्र उपयुक्त आवेदक यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको सामान्य पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। देखिए, अनुसूचित किसी वर्ग की अनारक्षित पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यदि महिला आवेदक उपलब्ध नहीं है तो पुरुष वर्ग के आवेदक को उसी कैटेगरी से भरा जाएगा। विवाहित महिला को अपने पिता के नाम से मूल निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो विवाहित महिला है उसको पिताजी के नाम से जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय के आधार पर जारी जो प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। पति के नाम से या उसके आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और इसमें महिलाओं हेतु जो नियमानुसार 8% पद विधवा के लिए और 2% पद परित्यक्ता के लिए आरक्षित हैं। यदि विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जा सकेगा, और यदि परित्यक्ता उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा से भरा जाएगा, और यदि मान लो दोनों ही श्रेणियों की महिलाएं उपलब्ध नहीं है तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं से उन पदों को भरा जाएगा। इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय है इसके अंदर, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि
सामान्य श्रेणी पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है और वो आरक्षित श्रेणी से है लेकिन वो जनरल टॉप कर रहा है, तो यदि उसने शुल्क के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं उठाया है तो ही वो जनरल टॉप कर सकता है, अन्यथा वो उस कैटेगरी में ही रहेगा। यदि मान लो उसने आयु में छूट ले ली है आरक्षण के आधार पे, तो उसको आरक्षण में ही आयु में ही छूट मिलेगी, फिर वो जनरल टॉप में नहीं जा सकता, जनरल कैटेगरी में वो नहीं जा सकता। यदि केवल उसने शुल्क में ही छूट ली है और उसके अंक ज़्यादा हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है, तो एक जगह ही उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा, राजस्थान के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो चाहे अनुसूचित जाति के हो, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। और जो 12 जिले की शहरिया आदिवासी क्षेत्र हैं उस कॉलम में स्पष्ट रूप से आपको अंकन करना है, उसके बाद में ही आपको आरक्षण का लाभ देय होगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी आरक्षण का इसमें प्रावधान है। तो भूतपूर्व सैनिक जो हैं, जो राजस्थान का मूल निवासी वो होना चाहिए। अन्य स्टेट के जो भूतपूर्व सैनिक है वो इसके लिए योग्य नहीं है, वो सामान्य सिविल जो कैंडिडेट है उनके अनुसार उनकी गणना होगी, तो उनको भूतपूर्व सैनिकों का लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही भूतपूर्व सैनिकों का लाभ दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक ये भी स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 1-2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो उसको निरपेक्ष प्रमाण पत्र यानी NOC आवश्यक होगी। जो सेना है उसकी तरफ से जो NOC जारी की जाती है वो उसको जो जमा करवानी हो। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वो भरा जाएगा। रिक्तियों की संख्या समान अगले भर्ती वर्ष में अग्रगणित की जाएगी, उसके जो रिक्त पद हैं वो आगे की भर्तियों में गणना की जाएगी और उसके बाद में उस रिक्ति को लैप्स मानी जाएगी। और यदि भूतपूर्व सैनिक किसी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी परिस्थिति यानी स्टेटस खो देगा और केवल लोक सेवक सिविल एम्प्लॉय के रूप में ही माना जाएगा। यदि उसने एक बार किसी पोस्ट पर नियुक्त हो गया या ज्वाइनिंग कर ली तो उसके बाद में या उसने लाभ ले लिया तो उसके बाद में वो भूतपूर्व सैनिक नहीं रहेगा, उसके बाद में वो सिविल एम्प्लॉय ही माना जाएगा, एक सामान्य एम्प्लॉय। जो खिलाड़ी हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी उनके लिए 2% इसमें आरक्षण दिया गया है, उनकी रिक्तियों का 2% उनको देय होगा। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। अदर स्टेट के जो खिलाड़ी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए वो जिनके पास खेल प्रमाण पत्र हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का होना चाहिए, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक परिषद का एशियन गेम, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन गेम, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम, एशियन स्कूल गेम चैंपियन। इसके बाद में ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी स्कूल चैंपियनशिप में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। फिर किसी खेलकूद प्रतियोगिता किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उसने मेडल जीता हो। इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की में किसी भी व्यक्ति से या टीम में मेडल उसने जीता हो। इंडियन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इस प्रकार के जो नेशनल गेम है उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया हो, उनके पास में खेल प्रमाण पत्र हो, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी इसके अंदर अलग से उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। जो दिव्यांगजन है उनके लिए 40% या उससे अधिक योग्य जन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन का जो आरक्षण पदों का लाभ का पात्र माना जाएगा। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है, जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो ये है कि स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता स्नातक या उसके समतुल्य होगी।
यानी बीए की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक और चीज़ दी है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या हो रहा है तो वो भी इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जो मुख्य परीक्षा है वो शुरू होने से पहले उसके पास में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उसको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो समान पात्रता परीक्षा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, किंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित की अनिवार्य होगी। और अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती पात्र नहीं माना जाएगा। तो यदि आप अंतिम वर्ष किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, लेकिन जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले आपके पास में जो योग्यता है उसका प्रमाण होना चाहिए, यानी आपका रिजल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए। जो क्षेत्र हैं उनके लिए नियम यह है कि उसमें जो कॉलम है उसमें आपको अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करना है, तभी आपको उस अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र के निवासी वो हैं जो स्वयं या उनका जो जन्म है 1 जनवरी 1970 के बाद में हुआ है तथा पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं, या तो उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद में हुआ हो या फिर उनके पिताजी या पूर्वज जिनका जन्म 1 जनवरी 1970 से पहले हुआ हो। अब इसके अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए वो आवेदन कर सकेंगे हैं, लेकिन यदि उनका दोनों जगह चयन हो जाता है तो बाद में दस्तावेज सत्यापन के पश्चात उनका जो विकल्प मांगा जाएगा तो विकल्प में वो विकल्प दे सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र का या गैर अनुसूचित क्षेत्र का। यदि वो विकल्प नहीं देते हैं तो उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाए। इसमें आयु देखिए साथियों, आयु 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 के आधार पे इसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 18 से और 40 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के आधार पर गणना की गई है। तो इसमें देखिए सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग पुरुषों को 5 वर्ष की छूट, और जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग की जो महिला है निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सेना जो कार्मिक हैं उनके लिए 50 वर्ष की अधिकतम आयु होगी, उनको 50 वर्ष तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विधवा और विवाह विच्छिन्न जो महिला हैं उनके लिए आयु सीमा नहीं होगी। जो भूतपूर्व कैदी हैं उनके लिए आयु सीमा लागू नहीं होगी। जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और अधिकतम आयु 3 वर्ष से अधिक न हो इस विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। जो पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो देखिए साथियों, तो ओटीआर और ये सारी चीज़ें हैं नेट बैंकिंग पे एटीएम कम डेबिट कार्ड, इनसे आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मित्र के माध्यम से जन सुविधा केंद्र के माध्यम से दिनांक 9/8/2024 से 7/9/2024 तो रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फीस जमा करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/8/2024 से 7/9/2024 को यानी 9 अगस्त से और 7 सितंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 9 अगस्त से और 7 सितंबर तक है। तो इस बीच में आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथियों। तो साथियों ये थी मोटी मोटी जानकारी जो सीटी 2024 है उससे संबंधित। तो आशा करते हैं आपको इसमें जानकारी से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक और कमेंट अवश्य करना। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।